हेलो दोस्तों, पीसीएम एजुकेशन सेंटर पर आपका स्वागत है। यहाँ हम लोग लाइव हैं और क्लास 10th का जो रसायन शास्त्र है, केमिस्ट्री है, इसके मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। और यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको सबसे पहला जो चैप्टर है बउआ, है ना, जो केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर है, और सबसे पहला चैप्टर में रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण जो आपको दिया है उससे रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें टोटल 22 क्वेश्चन करवाने वाले हैं और 22 क्वेश्चन इसी चैप्टर से आपका रहेगा। यदि आपको 2023 में एग्जाम देना है तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसको शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, ताकि उनको, जिनको अगर एग्ज़ाम किसी को देना है तो उनको भी इससे फ़ायदा हो पाए। और देखिए, ये आपका यहाँ पर जो केमिस्ट्री है, रसायन शास्त्र है, तो रसायन शास्त्र का ये आपका पहला वीडियो है बउआ, है ना। रसायन शास्त्र का ये पहला वीडियो है और पहला चैप्टर भी यहाँ पर है। आगे भी हम लोग, है ना, केमिस्ट्री के वीडियो अपलोड करेंगे या वहाँ पर लाइव आवेंगे, जिसमें केमिस्ट्री के और भी जो चैप्टर आपको पढ़ना है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। तो ठीक है, इसको पहले आप लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। चलिए हम लोग यहाँ पर अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन आपको कहा गया कि वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई वस्तु जलना प्रारंभ कर देता है ना। कोई भी वस्तु अगर जिस पे जलना प्रारंभ कर देता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? क्रिटिकल ताप कहेंगे, ज्वलन ताप कहेंगे, ताप पूर्णांक कहेंगे और केल्विन ताप कहेंगे। तो एक बात बताइए, कोई भी वस्तु जिस ताप पर जलना प्रारंभ कर देता है, या वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई वस्तु जलना प्रारंभ कर देगा, उस ताप को हम लोग क्या बोलेंगे, है ना। उस ताप को हम लोग क्या बोलते हैं? जल्दी से आप आंसर बताइए। क्रिटिकल ताप कहेंगे, ज्वलन ताप कहा जाएगा, ताप गुणांक कहा जाएगा, केल्विन ताप कहा जाएगा। चलिए जल्दी से इसका आंसर बताइए कौन सा रहेगा? क्रिटिकल ताप, ज्वलन ताप, ताप गुणांक और केल्विन। क्या आंसर रहेगा? बिल्कुल जिसका इसका बी आंसर आ रहा है वो है ज्वलन ताप, है ना। ज्वलन ताप इसका आंसर हो जाए। आपको पढ़ना भी है। ज्वलन ताप क्या होता है सर? एक ऐसा न्यूनतम ताप होता है जिस पर कोई वस्तु जलना प्रारंभ कर देता है ना। जहाँ पर कोई वस्तु जलना शुरू कर देता है उसको हम लोग बोलते हैं ज्वलन ताप। तो ये आपका आंसर इसमें बी हो जाएगा और ज्वलन ताप आपका आंसर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया है। ये कहा गया कि किसी वस्तु को जलाने के लिए, है ना, क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है बुआ, पढ़िए इस क्वेश्चन में। किसी वस्तु को जलाने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? कोई वस्तु को यदि जलाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या आपको, है ना, चाहिए, क्या आपको चाहिए उसमें? चलिए इसमें ऑप्शन आपको दिया गया है कि जो वस्तु है, आपको वस्तु चाहिए, मतलब जो जलने वाला वस्तु है, ज्वलनशील वस्तु आपको चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ज्वलन ताप चाहिए, सभी। जल्दी से बताइए क्या चाहिए बउआ। किसी वस्तु को यदि आप जलाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या आवश्यक है ना। ज्वलनशील वस्तु चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ज्वलन ताप चाहिए और सभी चाहिए। क्या आपको चाहिए ताकि कोई वस्तु को आप जला सकते हैं? चलिए जल्दी से आप आंसर बताइए। ज्वलनशील वस्तु चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ज्वलन ताप चाहिए और सभी चाहिए। क्या रहेगा बुआ? बिल्कुल जिसका डी आंसर है सभी लोग सही हो। डी, इसका आंसर सभी हो जाएगा बुआ, है ना। आपको वस्तु भी चाहिए जिसको आपको जलाना है, मतलब ज्वलनशील वस्तु भी चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए, ज्वलन ताप भी चाहिए। बिना ऑक्सीजन के वस्तु जलेगा नहीं, ज्वलन ताप चाहिए। और इसके बाद यहाँ पर लिखा है सभी, तो आपका सभी इसमें आंसर हो जाएगा। मतलब आपको वस्तु भी चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए और ज्वलन ताप भी चाहिए, तो आपका आंसर इसमें आ जाएगा डी। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? जल्दी से बताइए। सिल्वर क्लोराइड, AgCl का रंग कैसा होगा? सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? जल्दी से बताइए। श्वेत, पीला, हरा, काला, कैसा रहेगा बुआ? सिल्वर क्लोराइड का रंग बताइए, कलर कैसा होगा सिल्वर क्लोराइड का? कौन सा हो जाएगा कलर इसमें? श्वेत होगा, पीला होगा, हरा होगा, काला होगा? चलिए जल्दी से इसका आंसर बताइए। ये आंसर जिसका आ रहा है सभी लोग से श्वेत होता है बुआ, व्हाइट कलर का होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़िए क्या दिया गया है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा समझ, है ना, समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन में कहा क्या गया है? कहा गया है कि जस्ता, जस्ता कहने का मतलब जिंक है, और, है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl है। अगर इसको से अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनेगा? तो देखिए यहाँ अगर अभिक्रिया आप करवाइएगा ना तो जिंक जो है वो इस क्लोरीन को लेके बाहर हो जाएगा। जिंक जो है किसको, यहाँ जो Cl आप लिखे हो तो ZnCl2 का निर्माण कर देगा। आप प्लस में बाहर से निकालेगा हाइड्रोजन गैस, H2 गैस निकालेगा, हाइड्रोजन गैस, है ना। H नहीं, H2 निकालेगा। इसको बैलेंस करना पड़ेगा आपको। तो एक बात बताइए, अगर जस्ता जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस बाहर निकल रहा है? देख लीजिए, हाइड्रोजन गैस बाहर निकालेगा।
है ना। कौन सा गैस बाहर निकालेगा बउआ, तो हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि जस्ता जिंक जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl से अभिक्रिया करता है, तब है ना अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनाता है, कौन सा गैस बनावेगा। अभिक्रिया के बाद कौन सा गैस बनेगा, जल्दी से बताइए। जस्ता जो है बउआ यहाँ पर अगर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो अभिक्रिया के बाद कौन सा गैस बनाएगा, कौन सा गैस बनाता है, जल्दी से बताइए। तो आपका यहाँ पर क्या आ गया था बउआ, हाइड्रोजन गैस था, H2। आपको ध्यान रखना है कि इसमें H2 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर आपका आंसर क्या रहेगा बउआ, H2 रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है, चलिए बताइए इसमें से दहन अभिक्रिया कौन सी रहेगी। कौन सा अभिक्रिया जो है इसमें दहन वाली अभिक्रिया है। दहन को कौन दर्शाता है, जल को, है ना, जल का उबलना। तो ये दहन अभिक्रिया है। मोम का पिघलना एक दहन रहेगा बउआ, या पेट्रोल का जलना, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये बताना है कि इसमें कौन दहन रहेगा, कौन इसमें दहन अभिक्रिया रहेगा बउआ। निम्न में से कौन एक दहन अभिक्रिया है, जल का उबलना, मोम का पिघलना, पेट्रोल का जलना, इनमें से कोई नहीं। चलिए दहन कौन है बउआ, दहन के बारे में बताओ। सी आपका इसमें आंसर आ जाएगा, पेट्रोल का जलना, सी आपका आंसर रहेगा, है ना। निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है, तो आपका पेट्रोल का जलना जो है एक दहन अभिक्रिया होता है, सी आपका आंसर आ जाएगा, है ना। सी आपका इसमें आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपका आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका है, देखिए ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। साग सब्जियों को विघटित होकर, है ना, कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। साग सब्जियों जो है ना, यहाँ पर विघटित हो जाता है। साग सब्जी को रखिए तो सड़गल जाता है नहीं, है ना, तो विघटित होकर जो कंपोस्ट बन जाता है वो, जिससे उसको क्या करो, साग सब्जी को पृथ्वी के अंदर रख दीजिए तो, है ना, वहाँ पर कंपोस्ट बन जाता है। साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बना किस प्रकार की अभिक्रिया है, जल्दी से बताइए किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऊष्मा शोषी होगा, ऊष्मा छेपी होगा, है ना, क्या रहेगा बउआ, उभयगामी होगा और प्रतिस्थापन होगा। जल्दी से बताइए क्या रहेगा। उभयगामी लिखा गया है और प्रतिस्थापन है। साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना। देखिए एक बात समझिए, इसमें अगर साग सब्जी को आप क्या किए हैं कि वहाँ पर पृथ्वी के अंदर अगर उसको गाड़ देते हो ना, तो वहाँ पर अगर खोदिएगा तो वहाँ पर कुछ समय के बाद गर्म महसूस होगा, मतलब उसमें से ऊष्मा बाहर निकलते रहता है ना। तो जब विघटित होता है तो ऊष्मा उसमें से बाहर निकलता है, और जिससे ऊष्मा बाहर निकलता है वो उसको ऊष्मा शोषी नहीं, ऊष्मा छेपी कहते हैं। जिसको से ऊष्मा बाहर निकलता है वो चीज़ ऊष्मा छेपी होता है। तो आपको ध्यान रखना कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया हो जाएगा, है ना। जब वहाँ पर साग सब्जी को पृथ्वी के अंदर रख देते हो ना, तो वहाँ पर गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है वहाँ पर, है ना। तो ध्यान रखिएगा उसमें से ऊष्मा बाहर निकलता है, तो ऊष्मा छेपी आपको हो जाएगा, तब भी आपका आंसर इसमें रहेगा। साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बना किस प्रकार का, है ना, किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण हुआ, तो ऊष्मा छेपी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। आपका बी इसमें आंसर आ जाएगा बउआ, बी। क्लियर हो गया है। यहाँ पर आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा आंसर। चलो अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही है, जल्दी से देखिए तो। कोई एक आध ऐसा है जिसके बारे में आप जानते हैं या पहले पढ़े हैं। चलिए देखिए कौन इसमें सही लिखा गया है। पहला Na2CO3 5H2O, Na2CO3 10H2O, Na2CO3 7H2O, Na2CO3 2H2O। तो किसके बारे में आप पहले से जानते हैं, देखिए तो। कौन सा, कोई खाए वाला सोडा, धोए वाला सोडा, कुछ ऐसा आपको पता चल रहा है। निम्नलिखित में से कौन सही है, जल्दी से बताइए कौन सा सही है। एसिड बेस वाला ही क्वेश्चन है बउआ, एसिड बेस वाला एक चैप्टर है ना, उसमें से क्वेश्चन आ गया है अगला चैप्टर वाला से। तो जल्दी से बताइए इसमें से कौन सही है। Na2CO3 10H2O सही है, या 5H2O सही है, 7H2O सही है, या 2H2O सही है, कौन सा इसमें सही है जल्दी से बताइए। हाँ, बी इसका आंसर हो जाएगा वो, बी। आप सुने होंगे Na2CO3 10H2O, आप लोग सुने होंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा Na2CO3 10H2O, ये आपका आंसर रहेगा। क्लियर है। तो यहाँ पर आपका आंसर कौन सा हो गया, Na2CO3 10H2O, मतलब कि बी वाला जो ऑप्शन है बउआ, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही रहेगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन, या निम्नलिखित अभिक्रियाओं में, यहाँ देखिए क्या है। चलिए दिया, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में विघटन की अभिक्रिया कौन है। विघटन की अभिक्रिया आपको बताना है। विघटन कहने का मतलब
टूटने वाली अभिक्रिया, कौन विघटित हो रहा है, टूट रहा है, कौन विघटित हो रहा है, अपघटित होना, विघटित होना, टूटना। तो ये बताइए इसमें टूट रहा है, तो ये दोनों तो आपस में मिल रहा है, देख लो यहाँ पर NaOH और HCl आपस में मिल रहा है, तो पहला तो कभी आपका आंसर होगा ही नहीं। दूसरा में देखिए यहाँ पर टूट नहीं रहा है बउआ, जैसे है वैसे खाली अलग तरीका से अरेंज होगा। टूटे के मतलब अगर इसको हम तोड़ते हैं तो अगर तोड़ेंगे तो कम से कम 2 गो बनेगा ना बउआ। कोई भी चीज़ को अगर तोड़िएगा तो कम से कम तो 2 गो जरूर बन जाएगा, 2 भाग में टूटेगा चाहे 3 भाग में टूटे। तो पहला तो देखिए टूट नहीं रहा, पहला में जुड़ रहा है। दूसरा में अगर एक गो है टूटता तो कम से कम 2 गो बनाता, लेकिन एक गो बनाया है, केवल ये वाला बना हुआ है, तो ये भी आपका विघटन वाला अभिक्रिया नहीं हो जाएगा, है ना। डी में देख लो ये दोनों जुड़ रहा है, जुड़ के एगो बना रहा था, ये भी आपका विघटन नहीं है। अच्छा सी में जरा देखिए तो KClO3 टूट के KCl और O2 बना रहा है, देख लीजिए KClO3 टूटा है, टूट के KCl, है ना, KClO3 टूट के KCl और इसके बाद O2 बना रहा है, टूट के दो गो बना दिया है, तो इसका मतलब टूट रहा है, विघटित अभिक्रिया हो गया, विघटन हुआ है, तो आपका आंसर इसमें सी आ जाएगा। तो कौन सा इसमें आंसर होगा बउआ, तो आपका आंसर इसमें सी हो जाएगा, ये ध्यान आपको रखना है। आंसर निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से अपघटन की अभिक्रिया कौन है, तो आपका आंसर इसमें सी आ जाएगा बुआ, है ना। कौन सा अपघटन वाली अभिक्रिया है, तो आपका आंसर इसमें कौन सा रहेगा, सी आपका आंसर इसमें आ जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अपघटन मतलब टूटना होता है, तो टूटा है कौन, सी वाला में तो टूट रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों, चलो निम्नलिखित, यहाँ पर एक अभिक्रिया दिया गया, पहले इसको देख लीजिए क्या अभिक्रिया दिया है। यहाँ एक अभिक्रिया है बुआ, आराम से इसको पहले देख लो। ये एक अभिक्रिया है Fe2O3 एल्यूमिनियम से अभिक्रिया क्या है Al2O3 2Fe, है ना। दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया आपको बताना है, किस प्रकार की है, किस टाइप का, संयोजन है, द्विविस्थापन है, वियोजन है, विस्थापन है, कौन सी अभिक्रिया आपको नजर आ रहा है, देख लीजिए। अच्छा संयोजन, तो संयोजन में कुछ होता है कि 2 गो पदार्थ मिल के एक पदार्थ बना लेता है, तब वह संयोजन कहते हैं। तो यहाँ बताइए तो ये दोनों तो मिला है, मिल के 2 पदार्थ बनाया था, कभी संयोजन आपका नहीं होगा। संयोजन में एक ही पदार्थ बनाता है बउआ, लेकिन यहाँ पर देखिए Fe2O3 और एल्यूमिनियम मिल के 2 पदार्थ बनाया है, तब कभी आपका संयोजन नहीं होगा। तो संयोजन आपका काम खत्म हुआ, संयोजन को हटा देते हैं। द्विविस्थापन, विस्थापन समझ रहे, द्विविस्थापन मतलब ई इसको हटा दे, ई इसको हटा दे, तो विस्थापन तो हो रहा है लेकिन द्विविस्थापन इसमें नहीं है। अब समझिए कि Fe2O3 है, एल्यूमिनियम से अभिक्रिया किया है, तो क्या हुआ है कि एल्यूमिनियम इस ऑक्सीजनमा को लेकर बाहर हो गया, विस्थापित कर दिया है। देखिए यहाँ पर एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बनाया है, Al2O3 बनाया है, लेकिन आयरन किसी को लेकर बाहर नहीं हुआ है। तो इसमें हुआ क्या है कि एल्यूमिनियम इस ऑक्सीजन को लेकर बाहर हो गया है, तो एक बार तो ये विस्थापन किया, लेकिन यहाँ आयरन विस्थापित नहीं कर रहा था। विस्थापन अभिक्रिया है लेकिन द्विविस्थापन नहीं होगा। क्लियर है बुआ, एक विस्थापन है लेकिन द्विविस्थापन नहीं होगा, संयोजन नहीं होगा, विस्थापन नहीं होगा। वियोजन मतलब टूटना, टूट रहा नहीं है, इसमें मिल रहा था, वियोजन भी नहीं होगा, लेकिन विस्थापन हुआ है। कौन किसको विस्थापन कर दिया है, तो एल्यूमिनियम जो है इस ऑक्सीजन को लेकर बाहर हो गया है। एल्यूमिनियम जो यहाँ पर है बुआ, एल्यूमिनियम यहाँ पर से Fe2O3 में से ऑक्सीजन को लेकर बाहर हो गया है, इसका मतलब इसमें विस्थापन अभिक्रिया हुआ है। तो कौन सा आपका आंसर, एकल विस्थापन या विस्थापन, कौन सा आंसर आपको मिल रहा है, डी। एकल विस्थापन कहिए चाहे विस्थापन कहिए, दोनों सेम बात है। तो यहाँ पर आपका आंसर डी था, जिसका इसका भी डी है, सभी लोग सही हो, डी वाले लोग सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं बुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ लो क्या दिया गया है। नेक्स्ट में पढ़िए क्या दिया है, लौह चूर्ण पर, यहाँ देखिए क्वेश्चन दिया गया, पहले इसको क्वेश्चन को आराम से पहले पढ़िए आप। यहाँ पर है लौह चूर्ण, लौह चूर्ण कहने का मतलब आयरन, Fe है। लौह चूर्ण कहने का मतलब कोची हो जाएगा बुआ, Fe, आयरन हो गया। लोहा के बारे में कहा, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के बाद की बात क्या है कि ये ACl से अभिक्रिया करवा दें, है ना, डालने पर क्या होता है। तो पहले तो ये जो आयरन है क्लोरीन को लेकर बाहर हो जाएगा, तो बन जाएगा FeCl3, पहले ये हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर या FeCl2 ही बनाओ या 3 बनाओ, तो यहाँ पर आ जाएगा FeCl2, एक तो ये बना है। आयरन जो है क्लोरीन को लेकर बाहर हो गया है, कम खत्म। तो आयरन का एक क्लोराइड बन गया है, एक आयरन का क्लोराइड बना है, और दूसरा यहाँ पर H2 है, मतलब हाइड्रोजन गैस बाहर होगा। तो कहा गया, पहला ऑप्शन पढ़ो कुछ दिया, पहला में बोला है कि हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, सही तो है, वही तो हो रहा है। आयरन क्लोरीन से अभिक्रिया करेगा तो आयरन का क्लोराइड बना देगा, अब प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर होगा। तो कौन सा आपका आंसर मिल रहा है इसमें, देख लीजिए, है ना। अगर लौह चूर्ण जो है बउआ, उस पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को अगर डालते हैं तो क्या बनता है, तो हाइड्रोजन गैस बाहर होता है, और दूसरा चीज आयरन का क्लोराइड बनता है। आपका आंसर ए आ जाएगा, जिसका इसका ए है, सभी लोग सही, ए इसका आंसर होगा बउआ, ए।
क्लियर ही हो गया है, सबका आंसर ए आ रहा है। चलिए अगर ये आंसर है तो अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, अगर कंप्लीट हुआ है तो नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। श्वसन के बारे में बताइए, किस प्रकार की अभिक्रिया रहेगा बउआ, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया होता है ना। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन में इसको ऑप्शन ए वाला आपको नहीं पूछता, ऑप्शन में आपको ध्यान रखिए, श्वसन जो है ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभी, ऊष्माशोषी नहीं, ऊष्माक्षेपी आपको ध्यान रखना है। तो इसको लिख लो, ऊष्माक्षेपी, ये आपको पूछता है बउआ, ऊष्माक्षेपी आपको पूछता है कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, तो ऊष्माक्षेपी, ध्यान रहेगा, ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा बाहर निकलता है ना, उसमें से ऊष्मा बाहर निकलता है। वहाँ पर जब भोजन टूटता है ना, तो वहाँ पर ऊष्मा आपको बाहर निकलेगा, तो आपको ध्यान रखना है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है ना, श्वसन ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया होता है, एकदम इसको ध्यान रखो, श्वसन है ना, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया होता है। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ कहा गया है कि किस प्रकार की अभिक्रिया है, जल्दी से बताइए। चलिए सी वो है H2 से अभिक्रिया करके यहाँ पर आपको दिया है कॉपर और H2O का निर्माण किया है, मतलब यहाँ है क्या, कॉपर का ऑक्साइड है, जल से है ना H2 से अभिक्रिया किया है, तो H2 से अभिक्रिया करेगा तो यहाँ से ऑक्सीजन को लेकर बाहर हो गया, ऑक्सीजन हट गया है, तो ऑक्सीजन का हटना, देखो यहाँ ऑक्सीजन हट गया, केवल कॉपर बचा, यहाँ देख लीजिए खाली कॉपर बचा है, तो ऑक्सीजन का हटना कोची कहलाता है, ऑक्सीकरण की अवकरण, अवकरण कहलाता है ना, अवकरण कहलाता है। तो उपचयन बोलेंगे कि अपचयन बोलेंगे, ये ध्यान रखना, उपचयन बोलेंगे कि अपचयन, तो अवकरण को अपचयन बोलते हैं, अवकरण है बुआ, ध्यान दो, अवकरण है तो अपचयन उसको बोलेंगे, है ना, उपचयन नहीं, अपचयन अभिक्रिया, अपचयन, इसको अपचयन बोला जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना कि किस प्रकार के, अभी इसमें देखो ऑक्सीजन हट रहा है ना, तो ऑक्सीजन अगर हटा है आपको, यहाँ देख लीजिए, अगर ऑक्सीजन आपका हट रहा है तो ऑक्सीजन का हटना अपचयन होता है, तो आपका आंसर बी आ जाएगा, जिसका भी बी है सभी लोग सही हो, बी इसका आंसर रहेगा बुआ, बी, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ देख लिया, ऑक्सीजन हट रहा है, हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन को लेके यहाँ से बाहर हो जा रहा है। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ो क्या है, कहता है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं, जल्दी से बताइए, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉन का के स्थानांतरण से कौन सा यौगिक बनता है, सह संयोजक यौगिक बनता है, विद्युत संयोजी बनता है, इसके बाद कार्बनिक बनता है, इनमें से कोई नहीं, जल्दी से बताइए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से कौन सा यौगिक बनता है बउआ, सह संयोजक, विद्युत संयोजी, है ना, इसके बाद कहा गया है आपको कार्बनिक यौगिक, इनमें से कोई नहीं। आप इसको ध्यान रखो, आगे यौगिक के बारे में डिटेल डिस्कशन किया जाएगा, पढ़िएगा ना, तो वहाँ पर आपको मिला कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में पढ़िएगा, कार्बन और इसका यौगिक, तो उसमें मिलेगा विद्युत संयोजी, इसका आंसर आ जाएगा बी, आपका आंसर रहेगा, ध्यान रखना आपका इसका आंसर क्या रहेगा बउआ, तो बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, आंसर हो जाएगा क्या आपका बी। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को क्या कहेंगे, विद्युत संयोजी, विद्युत संयोजी कहा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ो क्या दिया गया है, नीचे दिए गए अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है, यहाँ एक अभिक्रिया दिया गया है, इसमें बताना है कि कौन सा कथन इसमें सही है। अभिक्रिया कॉपर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाया, कॉपर का ऑक्साइड बनाया है, तो कॉपर के ऑक्साइड बनाया है, अब बताना है किसमें, बताओ। अच्छा एक बात पहले आप बता दीजिए कि कॉपर अगर कोई अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ता है, जैसे कॉपर है ना, यहाँ पर ऑक्सीजन को जोड़ दिए हैं और जोड़ के कॉपर का ऑक्साइड बनाया है, तो आपको ये बताना है कि इसमें अगर ऑक्सीजन जुड़ता है तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण होता है कि अवकरण होता है कि नाइट्रेशन होता है कि ए और बी दोनों, मतलब ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों होता है, क्या होता है, ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों होगा या क्या रहेगा, बताइए जल्दी से। अगर कोई अभिक्रिया, यहाँ देखिए कॉपर ऑक्सीजन के साथ जुड़ के कॉपर का ऑक्साइड बनाया है, तो दोनों जुड़ा है, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है कि अवकरण कहलाता है कि नाइट्रेशन कहलाता है, या ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों कहलाता है, ई और बी दोनों, मतलब ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों क्या कहलाएगा, बताइए जल्दी से। कॉपर ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाएगा बउआ, कॉपर का ऑक्साइड बनावेगा, ये तो ठीक है, लेकिन कौन सी अभिक्रिया होगा, जल्दी से बताइए। कॉपर का है ना, ऑक्सीजन इसमें क्या हुआ है जी, आपको बताना है। हाँ अगर ऑक्सीजन जुड़ता है वो ध्यान रखना, अगर आपको ऑक्सीजन जुड़ता है तो ऑक्सीकरण होता है, क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, तो कौन सा आपका आंसर आ जा रहा है, ये आपका आंसर रहेगा, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण होता है, मतलब आपका आंसर ए आ जाएगा इसमें, क्लियर है, ये आंसर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों, चलो इसमें ऑक्सीकरण आया था, देख लीजिए कॉपर का इसमें ऑक्सीकरण हुआ है, कॉपर का क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ है। अगला क्वेश्चन में चलो, यहाँ दिया गया है निम्नलिखित समीकरण, यहाँ दिया गया है H2Cl2 मिलकर HCl का निर्माण किया है, ऐसा है।
चलिए पूछा क्या गया है ये थोड़ा सा पढ़ लीजिए, या कहा इसमें ऑप्शन क्या दिया गया, निम्नलिखित समीकरण H2 प्लस Cl2 2HCl का निर्माण हुआ है। 21 प्रकार की अभिक्रिया है जो आपको बताना है, कौन सी अभिक्रिया है, जल्दी से आप इसके बारे में बताइए। एक अपघटन अभिक्रिया है, एक संयोजन अभिक्रिया है, एक द्विविस्थापन अभिक्रिया है, एक विस्थापन अभिक्रिया है। तो जल्दी से बताइए, ये जो आपको अभिक्रिया यहाँ पर दिया गया है 21 प्रकार की अभिक्रियाएं हैं, ये आपको बताना है कौन सा अभिक्रिया इसमें है। अपघटन अभिक्रिया है, एक संयोजन अभिक्रिया है, एक द्विविस्थापन अभिक्रिया है, एक विस्थापन अभिक्रिया है। चलिए जल्दी से बताइए। H2 है प्लस Cl2 है, 2HCl है। अपघटन अभिक्रिया, संयोजन है, द्विविस्थापन विस्थापन। देखिए यहाँ पर मिल रहा है, वो ये दोनों मिल रहा है, मिल के एगो बना दे रहा है। तो अगर दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करता है ना, एक ही पदार्थ बनाता है, तो वह बोलते हैं संयोजन, है ना। यदि दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थ आपस में मिलकर एक ही पदार्थ का निर्माण करता है तो उसको संयोजन कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन और क्लोरीन मिल के एगो केवल यहाँ पर, है ना, HCl बना रहा है। तो यहाँ पर अगर एक ही सब्सटेंस का ऐसे निर्माण कर दे रहा है तो इसका मतलब संयोजन हुआ। तो आपका आंसर कोची हो जाएगा, बता सकते हो इसमें क्या आंसर आपका रहेगा वो, तो संयोजन आपका रहेगा आंसर, है ना। आंसर क्या रहेगा, संयोजन। तो आपका जिसका भी बी आ रहा है सभी लोग सही हो, संयोजन अभिक्रिया आपका हो जाएगा। क्लियर है, संयोजन अभिक्रिया। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ो क्या दिया गया है। क्वेश्चन में कहा कि निम्नलिखित में से कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है ना, डबल डिस्प्लेसमेंट है, दोनों, है ना, विस्थापित हुआ है। चलिए इसमें विस्थापन है बउआ, इसमें नहीं। H2O2 मिलके H2O, इसमें विस्थापन नहीं है। इसमें भी कोई विस्थापन नहीं है, केवल दोनों मिलके MgO का निर्माण किया है, तो ये भी विस्थापन नहीं है। विस्थापन बताओ, द्विविस्थापन कौन, इसमें विस्थापन है बउआ, नहीं, दोनों केवल मिला, संयोजन है। ये दोनों मिलके एगो बना दिया संयोजन, ये दोनों मिलके एगो बनाया संयोजन, ये दोनों मिलके एक बनाया संयोजन हुआ है। लेकिन अब एक तो यही बच गया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। कैसे द्विविस्थापन हुआ ये समझ लीजिए। जैसे देखिए यहाँ पर Ag है, मतलब सिल्वर है, और यहाँ पर देखिए सिल्वर और NO3 है, और यहाँ सोडियम और क्लोरीन है। तो सिल्वर को किया है कि इसके क्लोरीनमा को लेकर बाहर हो गया है, AgCl देखो बना है। और अगर इस सिल्वर इसके वाला क्लोरीन को लेके गया है तो सोडियम जो है बउआ इसके वाला इन, है ना, सोडियम जो है यहाँ पर NO3, इस NO3 को लेकर बाहर हो गया। तो यहाँ से देखिए ए इसको विस्थापित किया है, ए वाला इसको विस्थापित कर लिया है, नहीं, यहाँ देख लीजिए। तो अगर दोनों एक दूसरे को विस्थापित किया है तो इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट, द्विविस्थापन अभिक्रिया इसको कहा जाता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे बुआ, तो द्विविस्थापन कहेंगे। इसका मतलब कि इसका आंसर जो आपका हो जाएगा द्विविस्थापन वाला में सी हो जाएगा। इसमें ए नहीं होगा, क्यों, क्योंकि संयोजन है, दो गो मिलकर एक बना रहा है, यहाँ भी दो मिलकर एक बना रहा है संयोजन, इसमें भी सेम चीज़ संयोजन है। यहाँ पर ही आपका जो आंसर है द्विविस्थापन वाला कंडीशन बन रहा था। ये आपका आंसर कौन सा हो गया, सी। इसका आंसर आपका सी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्यों, चलो। कहा गया है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है। चलिए विस्थापन बताना है कि, है ना, एक ही वो केवल विस्थापन हो, इसमें एक हरा विस्थापन केवल होना चाहिए, द्विविस्थापन आपको नहीं देखना। विस्थापन पहला में देखो तो एक बड़ा सा पदार्थ है, टूट के दो को बना रहता है, ये तो है ना वियोजन अभिक्रिया है। अब विस्थापन ढूंढना शुरू करो, इस पहला तो होगा नहीं, इसमें एक है टूट जा रहा है, टूट के दो को बना रहा है, तो ये आपका विस्थापन नहीं हुआ, तो ये आपका आंसर नहीं रहेगा, ये क्लियर हो गया। दूसरा में देखो, दूसरा में क्या है कि कैल्शियम का ऑक्साइड है और यहाँ देखिए HCl आपस में मिला है, तो क्या बना है, तो यहाँ पर देख लीजिए कैल्शियम जो है वो क्लोरीन को लेकर बाहर हुआ, तो कैल्शियम का क्लोराइड बनाया है, और यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया है। तो ये देखिए ये इसको विस्थापित और ये इसको विस्थापित किया है। विस्थापन तो हुआ लेकिन द्विविस्थापन इसमें हुआ, दोनों एक दूसरे को विस्थापित किया है। कैल्शियम जो है वो क्लोरीन को लेकर बाहर हुआ, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन को लेकर बाहर, एक दूसरे को विस्थापित कर दिया। दो चीज़ें हो रहा है। इसका मतलब कभी भी आपका विस्थापन नहीं होगा, द्विविस्थापन हो जाएगा। अच्छा इसमें देख लेते हैं, देखो सोडियम जो है क्लोरीन को लेकर बाहर हुआ है, NaCl, और OH को लेकर बाहर हुआ है, तब यहाँ पर जल बना है दोनों मिलके, तो यहाँ भी द्विविस्थापन हो गया, ये भी आपका आंसर नहीं रहेगा। आपका आंसर सी आ जा रहा है बुआ, देख रहे सी को पहले समझ लो। कॉपर है ना, यहाँ पर देखो आयरन को किया है कि SO4 के लेकर बाहर हो गया, FeSO4 देख लो। आई कॉपर बेचारा अकेले रह गया, किसी को विस्थापित नहीं कर पाया, कॉपर इधर अकेले रह गया है। तो यहाँ पर केवल एक ही विस्थापन हुआ है जो आयरन SO4 को लेकर बाहर हो गया है, तो इसको हम लोग बोल देंगे क्या बुआ, तो इसको बोलेंगे एकल विस्थापन या केवल विस्थापन। तो आपका आंसर सी हो जाएगा। आपका आंसर क्या रहेगा इसमें, आपका आंसर इसमें आ जाएगा बुआ सी। क्लियर है, सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अवक्षेपण अभिक्रिया में किस प्रकार के लवण का
है ना, या अवक्षेपण अभिक्रिया में किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है, ये बताना है आपको कि किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है अवक्षेपण अवक्षेपण में होता क्या है, जो थोड़ा समझ लीजिए। अवक्षेपण में क्या होता है कि यहाँ जैसे मान लीजिए कि दो पदार्थ आपस में अभिक्रिया किया है, तो जो बनेगा ना वो नीचे जाके बैठ जाना चाहिए, है ना, इसको अवक्षेप बोलते हैं। नीचे बर्तन में जाके बैठ जाएगा, ध्यान रखिएगा, नीचे बर्तन में जाके बैठ जाएगा बुआ, तो वो है ना, जब अभिक्रिया ये दोनों करेगा ना तो नीचे बर्तन में जाके बैठ जाएगा नीचे, ये आपको ध्यान रखना है कि नीचे बर्तन में बैठ जाएगा। तो यहाँ नीचे अगर बर्तन में बैठ जाता है तो बैठे हुए पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं, और इस प्रकार की अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो नीचे जो बैठ गया है बुआ, ये लवण कह रहा है कि जो किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है, ये लवण जो है नीचे वाला ये किस प्रकार का रहेगा, है ना, नीचे जो बैठा है इसके बारे में कहा गया कि किस प्रकार का लवण रहेगा। विलय रहेगा, विलय कहने का मतलब इसमें जो सॉल्यूशन जल उल है उसमें घुल जाएगा। तो एक बात बताइए, अगर घुलेगा, विलय रहेगा तो घुल जाएगा तो नीचे बैठेगा कैसे फिर? जैसे आप ये बताइए, चीनी और जल को डाल देते हैं तो नीचे बैठता है? नहीं। क्यों नहीं बैठ रहा? कहा है कि चीनी जो है जल में घुल जा रहा है, इस कारण से नहीं बैठ रहा। तो अगर विलय रहेगा, घुलने वाला रहेगा बुआ, तो कभी बैठेगा ही नहीं, है ना, घुलने वाला रहेगा तो कभी बैठेगा ही नहीं, तो विलय नहीं होगा। अविलय होता है, दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए क्या रहेगा? ऑब्वियसली अविलय होना चाहिए। अविलय रहेगा ना तब ये नीचे जाके बैठ पाएगा। जैसे मान लीजिए आप क्या करते हैं, पानी में कंकड़ डाल दो तो घुलेगा नहीं, घुलेगा मतलब अविलय है, तब जाके नीचे बैठेगा। तो वो अविलय रहेगा तब ही नीचे जाके बैठ सकता है। आंसर आपका बी हो जाएगा इसमें। इसका आंसर क्या रहेगा बुआ? बी। क्लियर हो गया है? तो यहाँ पर आंसर आपका बी हो गया है। अगला क्वेश्चन क्यों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण, अपघटन मतलब क्या होता है? उदाहरण नहीं है, एक आ गया उदाहरण नहीं है अपघटन अभिक्रिया। तो अपघटन अभिक्रिया कहने का मतलब एक पदार्थ है और टूट के दो या दो से अधिक पदार्थ बना देगा, तो ये अपघटन होता है। अपघटित हो रहा है, टूट रहा है ना, एक के वो है, टूट के दो या दो से अधिक बना देता है। देखिए पहला अपघटन है बुआ, कैल्शियम कार्बोनेट टूटा है, टूट के दो गो बना है, तो अपघटन ही रहेगा, तो ये आपका आंसर होगा नहीं। आपको अपघटन नहीं चाहिए, है ना, अपघटन कहा गया कि कौन नहीं है ये बताना है आपको। तो पहला तो अपघटन हो गया, टूटा है। दूसरा KClO3 टूटेगा तो KCl और O2 बनाएगा, तो ये भी आपका अपघटन नहीं हुआ, है ना, सॉरी इसमें अपघटन हो गया लेकिन आंसर आपका नहीं रहेगा, चूंकि अपघटन नहीं कहा है। इसमें भी टूट के दो पदार्थ बनाया है, देख लीजिए इसमें भी टूट के दो पदार्थ बनाया है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब इसमें टूट के दो पदार्थ बना देता है, जिसमें टूटता है टूट के दो पदार्थ बना देता है बउआ, वो अपघटन आपका अपघटन होता है। लेकिन आपको अपघटन नहीं पूछा गया। ये बताइए ये वाला H2 + Cl2 अपघटन है कि नहीं है? ये दोनों मिला है, टूटा नहीं है, मिल के 2HCl बनाया है। तो मिल के अगर बनाया है तो ये अपघटन, ये तो संयोजन हो गया बुआ, है ना, ये तो मिला मिला है, अपघटन नहीं है। तब पूछा है कि इसमें से कौन अपघटन नहीं है, तो आपका आंसर बात तो सी आ रहा है। मानव शरीर में भोजन का पचना, तो भोजन का पचना मतलब टूटता ही है, भोजन में टूटता है, अपघटित तो होता है। अपघटन नहीं वाला उदाहरण आपको देना था कि अपघटन नहीं है, तो आपका आंसर इसमें आ जाएगा सी। क्लियर हो गया? सी आपका आंसर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। लोहे में जंग लगने से उसका द्रव्यमान क्या होता है? जल्दी से बताइए, लोहे में जंग लगने से उसका द्रव्यमान क्या होता है? घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए, लोहा में अगर जंग लग जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? लोहा का द्रव्यमान घटेगा कि बढ़ेगा कि अपरिवर्तित रहेगा, या इनमें से कोई नहीं? लोहा में जंग लगे से क्या होता है बउआ, जल्दी से बताओ। लोहा में अगर जंग लगता है तो क्या द्रव्यमान घटेगा या बढ़ेगा या परिवर्तित रहेगा? देखो लोहा में जंग लगेगा तो क्या होगा, अगर लोहा है इसमें जंग लगता है तो ऑक्सीजन आके इसमें जुड़ता है, पहले ऑक्सीजन जुड़ता है और नमी जुड़ता है, पानी उनी भी आके जुड़ जाता है। तो जब ढेर में एकरा में आके जुड़ेगा तो इसका द्रव्यमान बढ़वे ना करेगा। आप जैसे हैं शर्ट पहने हुए उससे पैकेट में कुछ रख लेते हैं, है ना, तो उसका आपका द्रव्यमान बढ़ जाएगा, वो तो कंडीशन बन रहा है इसमें भी। तो यहाँ बताइए, अगर लोहा में जंग लगता है बउआ तो ये तो पहले लोहा है, अब जंग लगे का मतलब ऑक्सीजन भी आवेगा और नमी भी आवेगा, तो सब आपस में जुड़ के इसको और थोड़ा सा मोटा कर देगा, मतलब इसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो जंग लगने से द्रव्यमान बढ़ता है, एकदम ध्यान रखो, बी इसका आंसर हो जाएगा। जंग लगने से द्रव्यमान बढ़ता है, जंग लगने से क्या होता है तो द्रव्यमान इसका बढ़ता है, ठीक है, जंग लगने से द्रव्यमान बढ़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया कि हाँ, जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया, जो लोहा में जंग लगता है वो किस प्रकार की अभिक्रिया, ऑक्सीकरण है, अवकरण है, रेडॉक्स है, इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताइए, जंग जो लगता है बउआ, जंग लगता है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है? जंग लगता है तो देखिए, जंग लगता है बउआ, उसमें आप समझ लो कि ऑक्सीजन आके जुड़ता है इसमें, है ना, जंग लगना मतलब ऑक्सीजन आके जुड़ना, और किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का जुड़ना मतलब ऑक्सीकरण होता है, ये आप जानते हैं। तो आपका आंसर तो ये आ जाएगा, ऑक्सीकरण हो रहा है ना।
जंग लगना मतलब ऑक्सीजन आके जुड़ रहा है उसके साथ। ऑक्सीजन अगर जुड़ता है किसी भी प्रक्रिया में, अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीकरण है ना। तो अगर ऑक्सीकरण है इसका मतलब ये आपका आंसर हो जाएगा। किस प्रकार की अभिक्रिया हुआ, तो ऑक्सीकरण वाला अभिक्रिया आपका हो जाएगा। चलिए, इसमें अगला क्वेश्चन क्या है, भोज्य पदार्थों को खुली हवा में छोड़ देने पर वह दुर्गंधित हो जाता है। देखिए, भोज्य पदार्थ है उसको अगर खुली हवा में हम लोग छोड़ देते हैं, है ना, तो वह दुर्गंधित हो जाता है। काहे ऐसा है? भोज्य पदार्थ को अगर खुली हवा में हम लोग छोड़ देते हैं, भोज्य जो पदार्थ है अगर उसको खुली हवा में छोड़ देते हैं तो दुर्गंधित काहे हो जाता है, बताइए क्यों दुर्गंधित हो जाता है? देखते हो, भोजन वोजन को अगर खुला छोड़ दीजिए ना आप, है ना, फ्रिज में मत रखिए, खुला छोड़ दीजिए, छिपा में रख के आप खुला उसको छोड़ दीजिए, तो उस समय, है ना, जो फैट उट वाला होता है वो, है ना, दुर्गंधित खराब महकने लगता है। क्यों? ऑक्सीकरण के कारण, अवकरण के कारण, रेडॉक्स के कारण, इनमें से कोई नहीं, ऐसे इनमें से सभी ऐसा दिया है। चलिए जल्दी से बताइए, ऑक्सीकरण के कारण होगा, अवकरण के कारण होगा, रेडॉक्स के कारण होगा, या इनमें से सभी? क्या रहेगा बउआ? हाँ बिल्कुल, ऑक्सीकरण के कारण होगा ये आंसर। क्यों? क्योंकि जैसे ही इसको खुली हवा में छोड़ते हैं तो ऑक्सीजन के साथ आके मिल जाता है, बाहर से ऑक्सीजन में जो है बउआ ये आके इसमें मिलेगा। अब मिल के अभिक्रिया करेगा, ऑक्सीजन आके मिलेगा, तो ऑक्सीजन का मिलना ऑक्सीकरण ही तो होता है, तो आपका आंसर ये आ जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्लियर है ना? तो इसमें आंसर आपका ए आ जाएगा बउआ। तो ए आपका आंसर आ जाएगा ऑक्सीकरण के कारण, है ना। इसमें आंसर क्या रहेगा? ए रहेगा बउआ, ऑक्सीकरण के कारण। तो चलिए, ये आपका आंसर इसमें हो गया। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या है। चलिए, यहाँ पर क्वेश्चन आपका खत्म हो गया है बउआ। वीडियो को आपको लाइक कर देना है, शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ, है ना, इसको शेयर, जितना भी ग्रुप आपके पास है उस टोटल ग्रुप में आप इसको शेयर कर दीजिए। और इसको सबसे पहले चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए यदि अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं। और यहाँ ये रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण से रिलेटेड था बउआ। ये पहला पार्ट आपको जो पढ़ाए हैं रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित था और समीकरण से। दूसरा पार्ट जल्द आएगा जिसमें आपको हम टोटल जो क्या कहते हो एसिड बेस जो और सॉल्ट जो पढ़ना है, क्षार, है ना, के बारे में पढ़ना, लवण है और जो अम्ल है, अम्ल, क्षार और लवण के बारे में पढ़ना, उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। यहाँ पर टॉप जो क्वेश्चन रहेगा उसको हम लोग लेकर आने वाले हैं। ठीक है, चलिए।